नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरपीएफ और आरआरबी टेक्नीशियन जो वैकेंसी आई है, इसका एग्जाम होने वाला है कुछ महीनों बाद, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैंने जो टॉपिक उठाया जनरल अवेयरनेस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए रेलवे के एग्जाम में, वो क्वेश्चन कराऊंगा। और जनरल अवेयरनेस में भी साइंस उठाई सबसे पहले मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट सेकेंड है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्सपिरेशन कूल द बॉडी बिकॉज। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि। देखिए, जब भी कूलिंग इफेक्ट की बात आएगी, ये क्वेश्चन ध्यान रखिए, जब भी कूलिंग इफेक्ट की बात आएगी तो हमेशा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इवोपरेशन। इवोपरेशन रिक्वायर लेटेंट हीट। ये क्वेश्चन तो आप गार्ड बांध लीजिए, जब भी कूलिंग इफेक्ट का क्वेश्चन आएगा इवोपरेशन इसका आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड। देखिए, कूलिंग इफेक्ट आपने देखा होगा, जैसे हमारा वाटर पॉट होता है, वाटर पॉट जिसको हम मटका बोलते हैं, उसमें कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। क्या हुआ, नेल पॉलिश रिमूवर होता है, थिनर, जो थिनर बोलते हैं, ये भी कूलिंग इफेक्ट का एग्जांपल है। तो एक एग्जांपल हो गया वाटर पॉट, फिर थिनर हो गया। जो हमारी नेल पॉलिश है, उसको जब आप लगाते हैं नेल्स में, तो नेल पॉलिश में भी ठंडक मिलती है आपको। जब आप नेल पॉलिश लगाते हैं या थिनर लगाते हैं तो नेल पेंट को रिमूव करता है, उससे भी आपको ठंडक मिलती है। जिन चीजों में भी आपको ठंडक महसूस होती है लगाने से, वो एग्जाम्पल है इवोपरेशन कूलिंग इफेक्ट के। एक आपने एल्कोहल, जब आप एल्कोहल लगाते हैं तो देखा होगा एल्कोहल लगने के बाद आपको ठंडक महसूस होता है, और एसीटोन, ये सब एग्जांपल है कूलिंग इफेक्ट के। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि एल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, नेल पॉलिश, थिनर, वाटर पॉट, ये सब एग्जांपल है कूलिंग इफेक्ट के। और कूलिंग इफेक्ट हमेशा इवोपरेशन की वजह से होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इट। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर उसका। देखिए, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में जो वेपर प्रेशर होता है हमारा, वो बराबर हो जाता है प्रेशर सराउंडिंग ऑफ लिक्विड। देखिए, प्रेशर सराउंडिंग ऑफ लिक्विड, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आपने एक बाउल लिया और बाउल में क्या है, वाटर है, ठीक है। अब वाटर को आप बॉईल करोगे, ठीक है, वाटर को बॉईल करा आपने, तो जो कंटेनर है हमारा, कंटेनर के जो आसपास सराउंडिंग में जो प्रेशर लगेगा ना, वो किसके बराबर हो जाएगा? जो हमारा वाटर बॉईल होके जो वेपर्स निकल रही है, हमारे वेपर प्रेशर है हमारा, उसके बराबर हो जाएगा जो सराउंडिंग का वेपर प्रेशर है लिक्विड का। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है, जो वेपर प्रेशर होते हैं और जो प्रेशर होता है सराउंडिंग ऑफ लिक्विड के, वो बराबर हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट में। इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखिए, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, वो बढ़ जाता है, उसके वजह से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो डिपेंड ऑन। ऊष्मा के प्रवाह की दिशा डैश पर निर्भर करती है। देखिए, जब भी हीट फ्लो की बात होती है तो हीट फ्लो हमेशा हॉट टू कोल्ड में होती है हीट फ्लो। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, जो हीट होती है ना, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। जिस जगह भी लो प्रेशर होगा, हीट उस जगह फ्लो होगी। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हीट फ्लो होती है, और हॉट सब्सटेंस से कोल्ड सब्सटेंस की ओर हीट फ्लो होती है। तो ये दो एग्जांपल आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, हीट फ्लो डिपेंड किस में करती है? तो हीट फ्लो टेम्परेचर में डिपेंड करती है। याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? तो टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। एक और क्वेश्चन ये आता है, हीट फ्लो सबसे ज्यादा किस सब्सटेंस में होती है? सॉलिड में होती है, लिक्विड में होती है, या गैस में होती है? तो सॉलिड में सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर होती है और हीट फ्लो होती है। दूसरा सब्सटेंस है लिक्विड, उसके बाद आता है गैस। ये सीक्वेंस आप याद रखो, हीट फ्लो सबसे ज्यादा सॉलिड में होगी, फिर लिक्विड में, फिर गैस में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्म इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसकी मापक इकाई थर्म है? तो देखिए, थर्म किसकी यूनिट होती है? थर्म हीट की यूनिट होती है। देखिए, पहला ऑप्शन है पावर। पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट हमेशा वॉट होती है। ये यूनिट बहुत आती है एग्जाम में, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखो आप। डिस्टेंस की यूनिट बात करते हैं, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। और लाइट से याद रखो, एक होती है लुमिनस इंटेंसिटी, ये इसकी यूनिट बहुत आती है। लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? तो लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडला, ठीक है। और लाइट से क्या आएगा? लाइट से आती है कि 1 लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस होता है? तो याद रखो 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। एक क्वेश्चन आता है 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। अगर आपसे मीटर में पूछेगा तो 946 तो सेम होगा इंटू 10 की पावर 15 मीटर, क्योंकि मीटर छोटा होता है और किलोमीटर बड़ा होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप। मीटर में पूछेगा तो 10 की पावर 15 हो जाएगी, और किलोमीटर में पूछेगा 10 की पावर 12 हो जाएगी। ये 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मोर सर्वियर बर्न। निम्नलिखित में से कौन अधिक गंभीर जलाता है? तो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट, हॉट वाटर, स्टीम, ये तीनों में से अगर सबसे ज्यादा गंभीर रूप से कौन सी चीज जलाएगी आपको? इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब भाप। भाप से आपको बहुत ज्यादा जलन होगी, या भाप से आप बहुत ज्यादा जल जाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टीम आपको बहुत तेज बर्न करेगी।
ऐसा क्यों होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है स्टीम में, उसकी वजह से स्टीम बहुत ज्यादा बर्न करती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अचीव्ड बाय यूजिंग। ऊष्म ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए जो हीट एनर्जी होती है ना, उसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ये कौन सा सब्सटेंस या कौन सा इक्विपमेंट करता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या है? जो थर्मोकपल है ना हमारा, थर्मोकपल क्या करता है? जो हीट एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो थर्ड ऑप्शन है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है? वोल्ट मीटर किसको नापने में काम आता है? तो हमारा जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज वी से याद रखो, वोल्टेज के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा, उसको नापता है वोल्ट मीटर। फिर हाइड्रोमीटर, हाइड्रो से आप याद रखो वाटर, जो हमारा वाटर होता है ना, हाइड्रो मतलब ही होता है पानी, तो हाइड्रो से याद रखो जो हमारा वाटर होता है ना, उसको नापने के लिए वाटर हाइड्रोमीटर यूज होता है। वाटर में भी जो रिलेटिव डेंसिटी होती है ना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, उसको नापता है हाइड्रोमीटर। तो मगर आप मेनली वाटर याद रखो, कभी कंफ्यूज हो गए अगर आपको याद नहीं होगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, इससे अच्छा आप याद रखो वाटर। हाइड्रो से आता है वाटर, तो हाइड्रो क्या नापता है? हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर नापता है। देखिए एमीटर, जो पहला ऑप्शन है एमीटर किसको मेजर करता है? तो एमीटर क्या करता है? जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट को नापता है एमीटर। देखिए एक होता है हाइड्रोमीटर और दूसरा होता है हाइगोमीटर। हाइगोमीटर क्या करता है? हाइगोमीटर किसको नापता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइगोमीटर किसको नापने में काम आता है? ह्यूमिडिटी होती है ना, एटमोस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है हमारी, उसको नापता है हाइगोमीटर। और इसमें हाइड्रोमीटर आएगा तो वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट नॉर्मल टेम्परेचर ड्यू टू ए पंचर द कंप्रेस्ड एयर इनसाइड द ट्यूब ऑफ कार व्हील सडनली स्टार्ट कमिंग आउट, देन द एयर इनसाइड द ट्यूब। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है? जो आपकी गाड़ी का टायर होता है ना, ये है टायर। जब टायर पंचर होता है, आपका टायर पंचर हो गया, तो टायर पंचर होगा तो क्या होगा? जो भी एयर पार्टिकल्स है ना, एयर पार्टिकल्स क्या करेंगे? ये बाहर की ओर जाएंगे। ठीक है, एयर पार्टिकल्स बाहर की ओर गए। तो पहले अंदर क्या था? जो टायर के अंदर का प्रेशर कैसा था? तो टायर के अंदर का प्रेशर कैसा था? हाई प्रेशर था। और जो एटमोस्फेयर का प्रेशर है वो कैसा है? लो प्रेशर। मैंने आपको बताया था जो भी हीट फ्लो या एयर फ्लो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। तो पंचर हुआ, आप भी देखते होंगे, आप रोज गाड़ी चलाते हैं, तो हमारी टायर में हवा भरी है। जब पंचर होता है तो हवा क्या करती है? निकल जाती है। तो जो अंदर है, टायर के अंदर क्या है? हाई प्रेशर है और एटमोस्फेयर में लो प्रेशर है। तो इसमें क्या पूछा है कि जब भी टायर से हवा निकलती है ना सडनली, क्योंकि ये सडनली हो रहा है, टायर पंचर होगा तुरंत हवा निकल जाएगी। ऐसा क्यों होता है? एयर बाहर तुरंत क्यों जाती है लो प्रेशर की ओर? क्योंकि जो एयर में क्या होता है, एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसमें एनर्जी बहुत होती है। एयर के मॉलिक्यूल्स में एनर्जी बहुत होती है, उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है ना, जो काइनेटिक एनर्जी होगी एयर की, वो बहुत ज्यादा होगी। उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स लो प्रेशर की ओर जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? जब पूरी एयर बाहर निकल जाती है तो जो अंदर का टायर के अंदर का जो प्रेशर होगा ना, उसमें क्या होगा? कूलिंग इफेक्ट शो करेगा वो। ठीक है, जो अंदर की एयर होगी वो कूल हो जाएगी सडनली। तो आप याद रखो कि अंदर जो टायर के अंदर क्या था? हाई प्रेशर, उससे हवा निकली लो प्रेशर की ओर गई। ठीक है, तो पूरी हवा निकल गई तो ये क्या करेगा? कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्टार्टिंग बिकम कूलर। ठीक है, ठंडा होने लगता है जो अंदर का टायर है। देखिए एक और क्वेश्चन क्या आता है? कभी भी आप सडनली वर्ड देखो, कोई भी चीज अगर तुरंत हो रही है ना, तो उसमें वो किसकी वजह से हो रही है? कौन सी प्रोसेस की वजह से हो रही है? ये क्वेश्चन आता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। याद रखो, कभी कभार पूछ लेता है। और क्वेश्चन एलिमिनेट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप छोटी छोटी चीज ध्यान दो, खासकर फिजिक्स में। तो सडनली वर्ड आएगा, और अगर पूछ लेगा सडनली वर्ड कौन से प्रोसेस की वजह से होता है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस की वजह से होता है सडनली। कोई भी चीज अगर हो रही है तो उसको कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कूलर एंड एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज। इसमें क्या पूछा है? कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें हीट ट्रांसफर कैसे होती है? आपको बताया मैंने, हमेशा हॉट टू कोल्ड होती है हीट ट्रांसफर। तो अगर ऑब्जेक्ट लेंगे, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो सकता है वो, तो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है तो उसमें जो भी हीट ट्रांसफर हो रही है हॉट टू कोल्ड, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो सॉलिड के लिए हमेशा कंडक्शन यूज होता है। इसका करेक्ट आंसर है कंडक्शन। तो सॉलिड में सॉलिड वर्ड जैसे ही दिखाई देगा या कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, लिक्विड सब्सटेंस नहीं, लिक्विड सब्सटेंस की बात नहीं हो रही। अगर लिक्विड सब्सटेंस में कोई भी चीज लिक्विड सब्सटेंस में होगी और उसमें हीट ट्रांसफर वगैरह हो रही होगी या वेपोराइजेशन हो रहा होगा, तो हमेशा कन्वेंशन आएगा। और अगर सॉलिड की बात हो रही होगी तो कंडक्शन आएगा। और इवोपोरेशन की बात बताइए मैंने आपको, कूलिंग इफेक्ट शो करता है इवोपोरेशन। रेडिएशन की बात करते हैं तो देखिए जो सन होता है ना हमारा, सन से जो भी रेज आती है हमारी, उसमें कौन सी चीज किस वजह से आती है? वो रेडिएशन होती है हमारी। तो याद रखो, जो भी सन से एनर्जी मिलती है या धूप वगैरह आती है वो रेडिएशन की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 1 लीटर ऑफ वाटर इज कूल्ड फ्रॉम 4 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम। जब 1 लीटर जल को 4 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाता है तो उसका आयतन कितना होता है? तो देखिए आपको पता है जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी
डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम कितने टेम्परेचर में होती है, तो 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी मैक्सिमम होती है वाटर की, ये याद रखो पहली बात तो। और 0 डिग्री में, 0 डिग्री में क्या होता है, आइस बन जाती है, वाटर बन जाता है आइस, मतलब वाटर फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री में। दूसरी चीज ये याद रखो, तो 0 डिग्री में वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, और 4 डिग्री मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की। तो इससे पहले आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए अगर किसी चीज की डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम कम होगा। तो जब आप 0 डिग्री सेल्सियस होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से आप 4 डिग्री सेल्सियस जाएंगे और फिर 100 डिग्री सेल्सियस जाएंगे, क्योंकि वाटर बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, वाटर बॉईल होता है ना, वाटर बॉईल होगा 100 डिग्री सेल्सियस में, वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है 4 डिग्री सेल्सियस में, और वाटर फ्रीज हो जाता है, मतलब आइस बन जाता है 0 डिग्री सेल्सियस में। 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और वॉल्यूम सबसे कम होगी। ठीक है, याद आ गई। मगर आप जैसे ही 4 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे तो वाटर की जो डेंसिटी हो जाएगी ना वो कम होगी, और जो वॉल्यूम होगी ना वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखो। जब भी 4 डिग्री सेल्सियस से आप ऊपर की ओर जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ने लगेगी। सिर्फ वाटर की बात हो रही है, तो याद रखो जब भी 4 डिग्री सेल्सियस से आप ऊपर की ओर जाओगे, 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, तो जो वाटर की वॉल्यूम होगा ना वो हमेशा बढ़ेगा। मगर 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है वाटर की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं आपको एक बार बताता हूँ, आप 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर का टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, तो 4 डिग्री सेल्सियस से आप 0 डिग्री सेल्सियस तक जाओगे तो 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी सबसे ज्यादा है, वॉल्यूम सबसे कम है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की बात हो रही है। मगर 0 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे ही आप 0 से 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जाओगे तो जो डेंसिटी है ना वाटर की वो कम होती जाएगी और वॉल्यूम बढ़ती जाएगी। और यही केस होगा जब आप 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जाओगे तो भी जो वाटर की डेंसिटी है ना वो कम होती जाएगी और वॉल्यूम बढ़ती जाएगी। ये यूनिक प्रॉपर्टी होती है वाटर की, इसकी वजह से ही होता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना आप, क्वेश्चन आप कंफ्यूज हो सकते हो इसलिए बता दिया मैंने आपको 2 बार कि 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी मैक्सिमम होती है वाटर की, और 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉईल होने लगता है जिसमें वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी वाटर की। और वही केस होता है जब आप 4 डिग्री सेल्सियस से वाटर को फ्रीज करने जाओगे, आइस बनाने जाओगे, तो 0 डिग्री सेल्सियस में या 4 डिग्री सेल्सियस से कम में जो वाटर की डेंसिटी होती है ना धीमे धीमे कम होने लगती है और वॉल्यूम बढ़ने लगती है। तो इसमें क्या पूछा है कि 1 लीटर वाटर को आप कूल करोगे और 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस तक जाओगे तो वॉल्यूम में क्या फर्क होगा, तो वॉल्यूम हमेशा बढ़ने लगेगी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको बहुत ईजी तरीके से बताया है। और 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाओगे आप, टेम्परेचर बढ़ाओगे वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो एक्सपेंड होने लगते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वाटर का बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इज बेस्ड ऑन। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन डैश पर आधारित है। तो देखिए जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है ना जो हमारी गाड़ियों में लगता है वो किस पे बेस्ड होता है, वो ऑटो सर्कल पे बेस्ड होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए सेकंड पार्ट था आरपीएफ कांस्टेबल और आरआरबी टेक्नीशियन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे एग्जाम में, डेफिनेटली फंसेंगे, और इसमें मैंने साइंस उठाई है। तो ये इस लेक्चर में मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाई है, अगले लेक्चर में मैं केमिस्ट्री क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद वाले लेक्चर में फिर तीसरे लेक्चर होगा उसमें बायोलॉजी क्वेश्चन होंगे। तो डेली लेक्चर आएंगे मेरे आपसे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को। आप देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे साथ इंस्टाग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मिल जाएगी आपको दोनों की लिंक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू।